हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष चंद्र आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल सी एस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मानव जनन में अभी तक हमने पढ़ाया है कि मानव जनन के लैंगिक अंग जो सहायक अंग थे और जो मुख्य अंग थे उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम नर जनन अंग में पहला हेडिंग डाल कर पढ़ेंगे टेस्टिस। पहला हेडिंग डाल के पढ़ेंगे टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। आज हम वृषण के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। वृषण में संभवतः 2 लेक्चर जाएंगे और दोनों लेक्चर में कितने भी अंदर तक का जो वृषण है वो हम नीट फाउंडेशन और यूपी बोर्ड कक्षा 12 और एनसीईआरटी कक्षा 12 हिंदी माध्यम से सभी चैप्टर को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जितना अभी तक जो है टेस्टिस में प्रश्न बन सकता है। टेस्टिस में अभी तक जितना प्रश्न बन सकता है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे और इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न है वो प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे वो छूटेगा नहीं। अब यहाँ से देखते हैं कि मानव में, प्रत्येक मानव में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक मानव में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक मानव में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, यह मानव का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह मानव का क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्रत्येक मानव में 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है। यह मानव का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, वृषण यह क्या होता है? नर में प्राथमिक, दिखाई दे रहा है ना? नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह उदर गुहा से बाहर अर्थात शरीर से बाहर स्थित होता है। यह शरीर से बाहर स्थित होता है। मैंने क्या बताया? प्रत्येक मानव में 2 जोड़ी, कितने जोड़ी? 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है। प्रत्येक मानव के नर में 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है। एक थैली नुमा संरचना में, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम एक वृषण कोश, मतलब इसे वृषण कोश कहा जाता है। स्क्रोटम। और ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। तो हमने क्या कहा? प्रत्येक मानव के नर में 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है, जो एक थैली नुमा संरचना वृषण कोश में स्थित होता है। एक थैली नुमा संरचना वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है, यह उदर गुहा से बाहर अर्थात शरीर से बाहर स्थित होता है, क्योंकि इसे मानव शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप हमें। चलिए हम बता ही देते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव का नॉर्मल टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो यहाँ फ़ारेनहाइट में 96 डिग्री 8 फ़ारेनहाइट होता है। यह मानव का सामान्य टेम्परेचर होता है, जिसमें मानव होता है। जो टेम्परेचर होता है यह मानव शरीर से कम डिग्री 2 से 3 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु या नर स्पर्म या मेल गैमिट्स का निर्माण होता है। ठीक है, इतना चीज़ हमें लगता है समझ में आ गया होगा। यह शरीर से बाहर होता है, क्योंकि मानव सामान्य टेम्परेचर से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम आवश्यकता होती है। यह स्क्रोटम या वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना लिखिए हेडिंग डाल करके टेस्टिस। ये फिगर बनाएंगे, ये इस प्रकार से इसमें लिखेंगे टेस्टिस प्रत्येक नर में यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है।
प्रत्येक नर में यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जो प्रत्येक मानव में या नर में 2 जोड़ी टेस्टिस के रूप में पाया जाता है। प्रत्येक मानव या नर में 2 जोड़ी टेस्टिस के रूप में पाया जाता है, जो एक थैलीनुमा संरचना वृषणकोश में स्थित होता है। जो एक थैलीनुमा संरचना वृषणकोश में स्थित होता है। फिर आगे लिखेंगे, वृषण मानव शरीर के उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा के बाहर या शरीर के बाहर स्थित होता है। शरीर के उदर गुहा के बाहर या शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि यह मानव के सामान्य तापमान से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर में की आवश्यकता होती है। मिडिल लाइन से लिखेंगे, मिडिल लाइन से लिखेंगे यह है टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है या नर युग्मक या मेल स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस में शुक्राणु का, स्पर्म का या मेल गैमेट का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, यह मानव का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह मानव का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, अब हम हेडिंग लेंगे स्क्रोटम। अब हम क्या हेडिंग लेंगे? स्क्रोटम। एकदम हमने कहा ना कि आज हम टेस्टिस को पूरा पढ़ेंगे। अब हम हेडिंग लेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे यह हमारा क्या है, स्क्रोटम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्क्रोटम हो गया। जैसे ये है वैसे ये है। अब इस स्क्रोटम को इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में एक इस प्रकार से पटलिका पाई जाती है, जिसे स्क्रोटम सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम सेप्टा। स्क्रोटम सेप्टा कहते हैं। यह दोनों अंडकोश को, दोनों अंडकोश को या दोनों वृषण को अलग करता है। ये हमारे क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। दोनों अंडकोश या टेस्टिस को अलग करता है। टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, ये दोनों अंडकोश को अलग करता है। इतना हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब आप लिखेंगे, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है, यहाँ पर एक टिश्यू पाया जाता है। इसको आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर एक ऊतक या टिश्यू पाया जाता है जो वृषण कोश को टेस्टिस से जोड़ता है। यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है जो वृषण कोश को टेस्टिस से जोड़ता है। यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है जो वृषण कोश को टेस्टिस से जोड़ता है। इतना क्लियर हो गया। आगे हम आते हैं। अब लिखेंगे वृषण कोश हेडिंग डालेंगे, स्क्रोटम हेडिंग डालेंगे, स्क्रोटम हेडिंग डालेंगे, स्क्रोटम वृषण कोश, वृषण कोश, वृषण कोश हेडिंग डालेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे स्क्रोटम, स्क्रोटम लिखिए। स्क्रोटम वृषण टेस्टिस के चारों तरफ, टेस्टिस के चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। टेस्टिस के चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। टेस्टिस के चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। इसी स्क्रोटम में टेस्टिस पाया जाता है। आगे लिखेंगे, स्क्रोटम के बीचों बीच एक विशेष प्रकार की पटलिका पाई जाती है जिसे स्क्रोटम सेप्टा कहा जाता है। स्क्रोटम के बीचों बीच एक विशेष प्रकार की पटलिका पाई जाती है जिसे स्क्रोटम सेप्टा कहा जाता है। यह स्क्रोटम सेप्टा दोनों टेस्टिस को अलग करता है। यह स्क्रोटम सेप्टा दोनों टेस्टिस को अलग करता है। स्क्रोटम और टेस्टिस के मध्य में एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे गुबर्निकुलम टिश्यूज कहा जाता है। कौन कुलम? गुबर्निकुलम टिश्यूज, गुबर्निकुलम टिश्यूज होता है। गुबर्निकुलम टिश्यू होता है जो टेस्टिस को और वृषण कोश को आपस में जोड़ता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, नीट लेवल में पूछेगा, इंटर की बस की बात नहीं है, कि टेस्टिस स्क्रोटम से किस ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। टेस्टिस स्क्रोटम से किस ऊतक द्वारा जुड़ा होता है, तो आप इसे देखेंगे गुबर्निकुलम टिश्यूज के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक ठीक।
अब हम आगे लिखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे साइज, शेप एंड साइज ऑफ टेस्टिस, शेप एंड साइज ऑफ टेस्टिस। एक एक हेडिंग एकदम समझ लीजिए जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक भी हेडिंग नहीं छोड़ूंगा और एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। अब आगे आप लिखेंगे, अगली हेडिंग जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप टेस्टिस ने वृषण की आकृति और आकार, 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 वृषण की आकृति और आकार। अब इसमें देखेंगे जो हमारा ये टेस्टिस है, टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस में आकृति देखेंगे, इसका जो आकार होता है वो ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है। हिंदी अंग्रेजी सेम लिखेंगे, पॉइंट वाइज है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, आपको मेहनत करने के बाद ही मिला। इसका जो आकृति या आकार होता है वो ओवल शेप्ड होता है। कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है, हिंदी अंग्रेजी सेम है। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई आप लिखेंगे वृषण की जो लंबाई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 cm होता है, लंबा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 3 cm होती है, 2 से 3 cm होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है इसका जो भार होता है, भार, वेट ऑफ टेस्टिस, इसका जो भार होता है 10 से 12 GM होता है, 10 से 12 ग्राम होता है। ठीक है। एक चीज और, इसका जो आकार होता है, आकार जो होता है, एक छोटा होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है। क्लियर हुआ? इसका जो आकार होता है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। ये टेस्टिस है, आप जब टेस्टिस के बारे में लिखेंगे जानते हैं इसको स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, ये गुबर्नेकुलम है। ठीक है। ये हमारा टेस्टिस का शेप और साइज हो गया। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं ना, इसमें कुछ लिखाना नहीं है, बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि इसमें जो है कुछ लिखाना, जो लिखाना था वो लिखा दिए। इसका जो है ओवल शेप होता है, हिंदी में भी ओवल शेप लिख देख सकते हैं, ओवल शेप होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जैसे हमने बनाया इसको आप उतार लीजिए। इसका फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप इसको जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है। अब ये इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है। हमारे ख्याल से ये अब आपको हो गया होगा। अब आप लिखेंगे एक स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ इसको मिटा दें हम, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से जो प्रश्न उठते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस। चलिए अब स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही समझ आराम से पढ़िएगा, जो भी चीज़ें मैं लिखाऊंगा बहुत आराम से लिखाऊंगा, आप इसको आराम से पढ़ते चले जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में लिखेंगे वृषण की संरचना या एक वृषण की संरचना, एक वृषण की संरचना, एक वृषण की संरचना। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा ये वृषण है, यह वृषण है। थोड़ा सा हम इसको दो रूपों में बनाएंगे, इसको जो है थोड़ा सा अलग अलग रूप में बनाएंगे तब ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि हमें इसमें 2 से स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए हमारा जैसे वृषण है, ये मानव का जो वृषण है, एक प्रकार से कैसे बनाते हैं, दूसरा हम इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे एक वृषण ही, इसमें एक ही वृषण लेंगे, हेडिंग डाला है एक वृषण की संरचना या एक टेस्टिस की संरचना। अब इसमें देखते हैं जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये स्क्रोटम का इसके अंदर इस प्रकार के इसे मतलब टेस्टिस होता है, ओवल शेप, एकदम पूरा गोला शेप नहीं होता है, कुछ अंडाकार कुछ गोला ओवल शेप होता है। इसमें छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं जिसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहा जाता है,
जिसमें छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, पिंडक होते हैं। इसे कहा जाता है टेस्टिक्युलर लाब्यूल या वृषण पिंडक या वृषण पटलिका। ठीक है, वृषण पिंडक या वृषण पटलिका। इतना चीज समझ में आया, हमें लगता है इतना चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। इसके आप इसे जानते हैं, ये स्क्रोटम है और यह स्क्रोटम के गुबरनेकुलर टिश्यूज होगा। उसके बाद ये हम, ये टेस्टिस है हमारा, ये हमारा टेस्टिस है और यह क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम है। अब टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल पाए जाते हैं या पिंडक पाए जाते हैं या पटलिका पाए जाते हैं। छोटे छोटे लॉब्यूल या पिंडक या पटलिका पाए जाते हैं। इन पटलिका लॉब्यूल की संख्या एनसीईआरटी में दिया है 250 के लगभग होती है। आपके एनसीईआरटी में दिया है 250 के लगभग होती है, इंपॉर्टेंट होता है। इन जो पटलिका, ये पटलिकाएं देखिए इस प्रकार से भी हो सकती हैं। जैसे ये पटलिका है, ये क्या है, पटलिकाएं हैं। इस प्रकार से पटलिकाएं होती हैं। देखिए ये पटलिका है, मैंने उसको इस प्रकार से इसमें बनाया, मतलब सीरियल वाइज आपको समझ में आ जाए। ये पटलिकाएं हैं। एक वृषण में ये छोटी छोटी पटलिकाएं होती हैं, पिंडक होता है। जैसे देखिए ये पिंडक हो गया हमारा, ठीक है, ये पिंडक होता है। इस पिंडक में इसे ही कहा जाता है टेस्टिक्यूल लाब्यूल। इसे ही कहा जाता है टेस्टिक्यूल लाब्यूल होता है। चाहे आप इस प्रकार से समझिए और चाहे इस प्रकार से समझिए। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना जुड़ी रहती हैं, बनी रहती है, एक दूसरे से अपना जुड़ी रहती हैं। ये टेस्टिक्यूल लाब्यूल हैं, टेस्टिक्यूल लाब्यूल हैं। अब इस टेस्टिक्यूल लाब्यूल में छोटे छोटे 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रवाहक नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है 1 से 3 छोटे छोटे पटलिकाएं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें छोटे छोटे से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। शुक्राशय नलिकाएं, शुक्राशय नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्राशय नलिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है? इन शुक्राशय, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हम एक तो बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बाहर आ गया एक तो। अब इसमें छोटे छोटे हमने 1 से 3 शुक्राशय नलिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमनीफेरस में जो बीच में ये खाली स्थान है, बीच में जो खाली स्थान है, इसे लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। लीडिंग सेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लीडिंग सेल कहा जाता है। और इसी लीडिंग सेल में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना हमें लगता है समझ में आ गया। लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वृषण, एक वृषण की संरचना में लिखेंगे। प्रत्येक वृषण में छोटे छोटे लॉब्यूल या वृषण पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में छोटे छोटे लॉब्यूल या पिंडक पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 250 के लगभग होती है। इन पिंडकों में प्रत्येक पिंडक में मध्य में, प्रत्येक पिंडक के मध्य में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, या शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं।
इन शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राशय का निर्माण होता है। इन शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राशय का निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है, शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे लीडिंग सेल कहा जाता है। शुक्रजनक नलिकाओं में जो खाली स्थान होता है उसे लीडिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक, अब हेडिंग लेंगे शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं ना, आराम आराम से चल रहे हैं। आपका सिलेबस मैं आराम से खत्म करूँगा। अभी तक हमारे पास सुविधाएं जो भी हैं उस सुविधाओं के अनुसार हम आपको अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है होगा वो हम आगे देखते रहेंगे। जिस जो हमसे हो सकेगा वो आपको पूरा करेंगे। हेडिंग आ रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं, इसको आप शायद नहीं बनाए हैं क्या? यह वृषण पिंडक या शुक्रजनक नलिकाएं हैं। यह वृषण पिंडक है, यह वृषण पटलिका, यह पिंडक या वृषण पटलिका। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार लेंगे, उसके बाद जो है आप लिख लेंगे। फिगर एक ही है, चाहे इसको आप बनाइए चाहे एक ही बनाइए, क्योंकि यह अपने एक ऐसे टीएस काट करके दिखाया है कि मतलब उसमें किस प्रकार से पिंडक लगे रहते हैं। यह पिंडक यही है। ठीक है, ये पिंडक थोड़ा सा मैंने इसमें उंगली रहते हैं ऐसे, मैंने उसको इस प्रकार से बनाया कि ये पिंडक आपको दिखे, पटलिका की तरह दिखे। और ये पिंडक यही वाला है जो मैंने निकाल कर टिश्यू बाहर देखा। इसमें जो है आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी ये नीले रंग की जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में जो कोशिका खाली है, जो खाली स्थान है, काले जैसे बिंदी बिंदी दिया है, वो लीडिंग सेल है। और इसी लीडिंग सेल में हमने बताया था आपको टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग आप डालेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या हेडिंग डालेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे लिखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं। बहुत से टीचर होते हैं एक फिगर बोर्ड में पूरा छाप देते हैं और उसके बाद उसको हम डिटेल में इसे बता देते हैं। लेकिन ये क्लास वीडियो है जो कि क्लास में जो हमारे छात्र हैं उनके हित के लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी उनके अंदर ये इस प्रकार की कंपटीशन की भावना नहीं जगी है, वो लगातार जो है कंपटीशन की तरह लिखते चले जाएंगे। इसलिए हम उनके भावनाओं को समझते हैं और जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया उसी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे शुक्रजनक नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं। इसे इंग्लिश में हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। आइए चलते हैं। अब इसमें क्या होता है? शुक्रजनक नलिकाएं हमने आपसे बताया था कि ये क्या है, इस प्रकार की संरचना में इसमें जो इस प्रकार के जो है छोटी 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। अब इसके हम जो है ये शुक्रजनक नलिकाएं पतली धागेनुमा कुंडलित, पतली धागेनुमा कुंडलित दोहरे आवरण की संरचना होती है। हमने क्या लिखा? पतली कुंडलित धागेनुमा दोहरे आवरण की एक संरचना होती है। क्या कहा? पतली कुंडलित धागेनुमा दोहरे आवरण की एक संरचना होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। दोहरे आवरण की संरचना होती है मतलब पहला आवरण ये है, दोहरे आवरण की एक संरचना होती है। ठीक है, यह हमारा दोहरे आवरण हो गया। यह आवरण नंबर 1 अभी हम दिखाते हैं। चलिए, ये हमारा दोहरे आवरण की संरचना होगी। ठीक, अब एक आवरण तो हमारा बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ज़्यादा आसानी होता है। एक आवरण हमारा बन गया। यह कोशिकाएं हैं,
इनमें अलग अलग कोशिकाएं बनी होंगी, देख लेते हैं इस प्रकार।